महाराष्ट्र के अतिरिक्त जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ओंकार जी बताएंगे कि जो पूरा का पूरा कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो पिछले 30 साल से समाजवादियों के हाथ में है। और उसके पुरोधा हुआ करते थे माननीय शिवपाल सिंह जी यादव। और शिवपाल सिंह यादव जब भी समाजवादी की सरकार आई तो सदैव कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री उनके पास रहती थी। बाकी और भी कोई बड़ी मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑपरेटिव सदैव उनके साथ रहती थी। और वो यूपी कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं। और गांव गांव में जो भी कहो, यहाँ पर शुगर केन कोऑपरेटिव तो अधिक नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का बड़ा बोलबाला है चारों तरफ। तो ओंकार जी, ये उत्तर प्रदेश वाला एंगल जो है वो मैंने किसी भी पत्र पत्रिका में नहीं देखा। सबने अमित शाह वर्सेस शरद पवार की बात की। हमने बैनर भी यही बनाया, मैंने कहा यही चलेगा क्योंकि बैनर तो ये देख के बनाना पड़ता है कि लोग बाग क्या देखते हैं उसको। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश वाला एंगल है, जरा इसकी भी तो विवेचना करिए। नहीं, वही हाल है लगभग जैसा महाराष्ट्र में तमाम तरह की अनियमितताएं रही हैं, लगभग वही ट्रेंड जो है उत्तर प्रदेश में भी रहा है। और मुझे तो याद है जब हम छोटे थे, बचपन, जब बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, तो कोऑपरेटिव का हमने मतलब जमीन पर जो उसका असर होता है वो देखा है। उस समय जो कोऑपरेटिव सिस्टम था वो, चाहे कोई साधनहीन है, गरीब है और उसके साथ कुछ दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के यहाँ, हमारे यहाँ एक गांव में बड़ा प्रचलित शब्द था डंगवारा। डंगवारा मीन्स के हम आपके यहाँ काम करेंगे, आपको सहयोग देंगे, आप जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे यहाँ अपने बैल भेजेंगे, अपनी मानव शक्ति भेजेंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ा जाता था। अब बाद के वर्षों में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, उसमें तमाम तरह की व्याधियां, भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, गड़बड़ियां और उसको भ्रष्ट करने के तरीके ढूंढ लिए गए। और आप सही कह रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जब जब मिनिस्टर बने हैं तो ये डिपार्टमेंट उनके पास रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और लास्ट में तो उनके भतीजे भी जान गए थे कि एक्चुअल में शिवपाल यादव किस तरीके से अपनी मिनिस्ट्री में काम करते थे। उनके पास सड़क निर्माण का भी एक बार दायित्व था, तो उस समय भी खूब बदनामी हुई। और जब बेइज्जत होकर के पहले उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से संगठन छीना अखिलेश यादव ने, वो भी अनुपम उदाहरण है इस देश का। मेरे विचार से कभी मुगल काल में होता हो तो होता हो, कम से कम डेमोक्रेटिक सिस्टम में 1950 के बाद तो ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि किसी पुत्र ने अपने पिता को इस तरीके से बेइज्जत करके संगठन के मुखिया पद से हटाया हो और जबरन उस पर कब्जा किया हो, और फिर अपने चाचा को हटाया, चाचा को भी बेइज्जत करके बाहर की तरफ भेजा। उस समय अमर सिंह इनके चहेते हुआ करते थे, शिवपाल सिंह यादव के, उनको भी बेइज्जत होना पड़ा, उनको भी बाहर जाना पड़ा। तो शिवपाल यादव हों या संजय जी, जो दूसरी सरकारें रही हैं, मायावती के शासनकाल में भी जो सहकारिता डिपार्टमेंट रहा है वो मंत्रियों के लिए, पार्टियों के लिए दुधारू गाय की तरह रहा है, भैंस की तरह रहा है, और इसको बर्बाद करने का काम ज्यादा किया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, केवल उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की बात नहीं है, जहां जहां सहकारिता, एक नाम तो इसका आंदोलन दिया गया है कि सहकारिता आंदोलन, लेकिन इनमें जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं आपके, सहकारी बैंक, जिला बैंक और इससे जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं, उन सब में पॉलिटिकल नियुक्तियां होती हैं। और जो नॉन प्रोफेशनल हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ऐसे लोगों को इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में दूसरी जगहों पर बैठाया गया केवल खाने कमाने के लिए, जिनको कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते हैं,
उनको निगमों में, बोर्ड में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें ठेल दिया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है। और ये जो तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, महाराष्ट्र का तो अभी सामने आ रहा है। जब आगे चर्चा बढ़ाएंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि 25,000 करोड़ का एक घोटाला सामने आ रहा है जिस पर ईडी जांच पड़ताल कर रही है। और उसमें वही सब शामिल हैं, शरद पवार के भतीजे और भतीजे की पत्नी, और खुद शरद पवार का नाम भी 2018 में आ ही चुका है एक मामले में। तो ये सारा कुछ जो भाव ने अभी बताया है कि वहां किस तरीके से निचले स्तर तक पर इन लोगों का व्यवस्थाओं पर कब्जा रहता है और ये किस तरह से सारा मैनिपुलेट करते हैं और नियंत्रित करते हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में ही कितने किसानों की आत्महत्याएं हो चुकी हैं और ये बड़ी बेशर्मी के साथ ज्ञापन लेकर के राष्ट्रपति भवन जाते हैं कि साहब किसानों की ये दुर्दशा हो रही है, किसानों की वो दुर्दशा हो रही है। ये केवल 2014 के बाद हुई है क्या, या 2014 के बाद ही किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू की है क्या? जब मनमोहन सिंह सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री थे तब भी लगातार आत्महत्याएं जा रही थी। तब तो शरद पवार ने कभी चिंता नहीं की, बल्कि कभी मीडिया वाले पूछ भी लेते थे तो ये मुंह मोड़ करके चल देते थे। तो ये जो दोगले चरित्र हैं ये सामने अब आ रहे हैं। और सबसे पहले बयान भी किसका आया? शरद पवार का, कि साहब ये तो राज्य का विषय है, ये तो महाराष्ट्र में जो कानून बना है उसके तहत काम करते हैं, केंद्र को इसमें दखल का कोई हक नहीं है। क्योंकि कपकपी छूट रही है, उनको पता है कि अब चीजें केंद्र के स्तर पर कानून भी बनेंगे, संशोधन भी होंगे, दूसरी व्यवस्थाएं भी होंगी और ये सब अब पकड़ में आएंगे, कटघरे में खड़े होंगे। इसलिए पहले से ही पेशबंदी करनी शुरू कर दी है। आपको अगर याद होगा, मैं इसी लाइन पर थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जी आपको अगर याद होगा, तब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो जो नोट बदल कर दिए जाने वाले थे उसमें से कोऑपरेटिव बैंक को अलग रखा गया था। पोस्ट ऑफिस में भी नोट बदल कर मिलते थे, नेशनलाइज बैंक जो थे वहां से नोट बदल कर मिल रहे थे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को अलग रखा गया था, उनको स्कोप नहीं दिया गया था। और मैं एक बैंक, महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट बैंक की बात बोल दूं कि कम से कम 700 करोड़ रुपए उस बैंक में पुराने नोटों में अभी भी पड़े हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बैंक में 700 करोड़ रुपए के पुराने। आपको मालूम है क्या किया गया उस वक्त? उस वक्त ये किया गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। तो मेरा ख्याल है 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो इन्होंने कागजों में ऐसा दिखाया गया कि भैया ये तो पुराने नोट देकर बैंक की पे स्लिप बनाई गई, पे स्लिप बनाई गई और वो नोट रखे गए। तो अगस्त में हो, जुलाई में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, ऐसी तारीखें रखी गई उसमें। तो वो अभी कोऑपरेटिव बैंक का एक रूल होता है कि आपके पास जो आए वो हेड ऑफिस में जाना चाहिए पैसा, तो आपके बैंक में क्यों बचा? तो आज तक वो नोट बदल कर नहीं गए। और मैंने उस वक्त सुना था कि जिस दिन ये तय हुआ कि नोट बदले जाने वाले हैं, जो पुराने नोट कैंसिल किए गए, तो उसमें कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। तो उस दिन पवार साहब ने मान लिया कि भाई ये तो गया, वो डूब गया, अब वो बचेगा नहीं। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये बड़े पैमाने पर, अब देखिए कि एक साथ जो जरंडेश्वर कोऑपरेटिव शुगर मिल का मामला आया है अजित पवार का, उसकी कीमत क्या थी? 1500 करोड़ की माल प्रॉपर्टी है। और ईडी ने यानी वो जो नीलाम हुआ था, वो नीलाम में 67 करोड़ में आप खरीद ली। तो इसको इतना लोन किस आधार पर दिया गया था? 3-4 कोऑपरेटिव बैंकों ने इसको पर, पूना कोऑपरेटिव बैंक ने दिया, फिर सतारा कोऑपरेटिव बैंक ने दिया, राज्य मध्यवर्ती बैंक ने दिया। अरे इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ये सब मल्ल्या नीरव मोदी है।